नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी आपका स्वागत करता हूं स्टडी क्यूआर पर। आज हम एफडीआई एफपीआई के डिफरेंस के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो एफडीआई है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है लाइक प्लांट और मशीनरी। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जापान की कंपनी है, मान लो कि होंडा जापान की कंपनी है, ठीक है, और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वह किस में इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगी या फिर कोई इंडिया की जो कंपनी है जैसे हीरो, तो उसके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाएगी और उसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इंडस्ट्री बनाएगी। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पहला पॉइंट क्या है, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल मार्केट में किया जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, और इसमें बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती है, मतलब जैसे कि डिसीजन मेकिंग वगैरह में, यानी कि इनके पास भी ओनरशिप होती है। जैसे सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें भी ओनरशिप राइट होता है और ओनरशिप राइट के साथ साथ मैनेजमेंट राइट भी होता है। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसमें सिर्फ ओनरशिप राइट होता है, मैनेजमेंट राइट नहीं होता है। यानी कि जो ये होते हैं ना, ये जो मेजर डिसीजन मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो एफ पी आई के पास नहीं होती है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ना, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास ओनरशिप भी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, हम एफडीआई और एफपीआई के डिफरेंस में फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि जो एफडीआई में जो इन्वेस्टर होता है ना, वो आसानी से अपने निवेश को बेचकर यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री बनाने में, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजिकल जो शेयर किया होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह जो नई नई मशीनें लेके आया होता है, तो वो आसानी से यहाँ से अपने निवेश को बेच कर जा नहीं सकता। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आसानी से अपने शेयर बेच के आसानी से जा सकते हैं तुरंत, ठीक है। और जो एफडीआई वाला इन्वेस्टमेंट होता है ना, यह एक स्टेबल होता है और बहुत ही अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जबकि जो एफपीआई वाला इन्वेस्टमेंट है, ये अनस्टेबल होता है, ये कभी भी जा सकते हैं, इसलिए ये रिस्की भी होता है। और तीसरा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक देख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, इंडिया का मार्केट, शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, तब तक यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद में वो कभी भी बेच कर जा सकता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका जो डिफरेंस का पॉइंट है ना, वो है अगर किसी कंपनी में कोई निवेशक, ठीक है, 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है, ठीक है, तो वह है एफडीआई। मतलब अगर उसके पास 10% से ज़्यादा ओनरशिप है, तो वह है एफडीआई निवेशक, ठीक है। तो उसके पास क्या आएगा, ओनरशिप भी आएगी और डिसीजन मेकिंग पावर भी आएगी। लेकिन अगर 10% से कम है, तो फिर वह एफपीआई कहलाएगा और उसके साथ सिर्फ ओनरशिप आएगी, क्योंकि उसने 8% या 9% शेयर खरीदे हैं, या 1-2% कितने भी, लेकिन उसके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, जो वो नहीं आएगी। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे देखते हैं हम। हाँ, अब एफडीआई से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है, उसे हम देखते हैं कि देखो, जैसे इंडिया में निवेशक ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ रेट 7-8%, जैसे इंडिया चाइना है, यहाँ पर 7-8% के आसपास रहती है। वियतनाम है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे जो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, सिंगापुर वगैरह, यहाँ से जो इन्वेस्टर है ना, वो उनको यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। उनको लगता है कि अगर यहाँ पे 100 रुपये लगाएंगे तो 7-8% की रेट से बढ़ेगा। लेकिन जबकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम होती हैं, तो फिर वो सोचते हैं यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे क्या है 1-2% के आसपास मिल रहा है। अगर वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके शेयर मार्केट में या उनके फर्म्स में निवेश करेंगे, उनके साथ जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, लोअर वेज हैं,
ठीक है, और उनकी जो जीडीपी रेट है एवरेज 7 to 8% रहती है, और जो हमारे देश में रिटर्न है वो कम है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई वगैरह, क्योंकि देखो इंडिया के पास कैपिटल की कमी है, ठीक है। तो अगर इंडिया को निवेश करना है तो या तो वो कर्ज लेगा, ठीक है, या अगर निवेश आ जाए तो कर्ज लेना तो सही नहीं है, उसके इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा और पूरा अपना ही रिस्क है। लेकिन अगर इन्वेस्टर मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो रिस्क भी साथ में, मतलब अगर फ़ायदा होगा तो उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन अगर घाटा होगा तो उन्हें घाटा भी सहना पड़ेगा। लेकिन जो अगर कर्ज है, कर्ज लेकर अगर हमने निवेश किया है तो फ़ायदा हुआ तो ठीक है हमारा है, लेकिन जो घाटा हुआ है ना वो भी हमें ही सहना है, और उसके अलावा वो कर्ज पे हमें ब्याज भी देना है, घाटा होने के बाद भी ब्याज देना है, लेकिन यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे अगर घाटा हो गया तो ठीक है भैया, हमें भी हो गया आपको भी हो गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे देखते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, उसने उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में सन 2000 से 2020 के बीच में 522 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है, इंडिया में। तो मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये, बहुत अच्छे से, मतलब इंडिया बहुत अट्रैक्ट कर रहा है जो विदेशी निवेशक हैं। और भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग बढ़ रही है, भारत में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, टैक्स रेट को भी कम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो रहा है, इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, अच्छे से चल रही है, कोई ज़्यादा मतलब खतरा नहीं है गवर्नमेंट को, और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इसलिए निवेशक आ रहे हैं, और इंडिया में 20 साल में दिख रहा है कितना अच्छा निवेश आया है। और उसके अलावा जैसे एक ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी, कि जो इंडिया में 2020-21 है ना, उसमें हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो है ना, वो 82 बिलियन के आसपास आया है, ठीक है, 82 बिलियन के आसपास आया है, जो कि 10% ज़्यादा है। कब से? 2019-20 से। 2019-20 में कितना आया था? 75 बिलियन के आसपास, ठीक है। तो मतलब बढ़ रहा है। अभी 2020-21 में 81 बिलियन लगभग, अगर आगे जाके 100 बिलियन पर ईयर हो सकता है, तो सोचो कितना हाईएस्ट आएगा, मतलब 10 साल में ही 1 ट्रिलियन हो जाया करेगा। तो इंडिया बहुत अट्रैक्ट कर रहा है निवेशकों को, और इंडिया फेवरेबल मार्केट बना हुआ है अभी। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ना, उसे कौन रिलीज करता है? तो उसे करता है अंकटाड। अंकटाड यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। ये UPSC भी पूछ सकती है, MPPSC भी पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो हमें ध्यान रखना है अंकटाड। और एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर क्रम से पूछ ले कि 1 2 3 4 जैसे क्रम में पूछ ले, तो कौन कौन सी कंट्री हैं जो हाईएस्ट इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। तो नंबर 1 पे अभी रहा है सिंगापुर, नंबर 2 पे USA, नंबर 3 पे UAE, और नंबर 4 पे मॉरिशस, ठीक है। तो ये 4 हमें रखना है, सिंगापुर, USA, UAE और मॉरिशस, ठीक है। ये 4 देश हैं, ये बहुत सबसे ज़्यादा हमारे देश में निवेश करते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा निवेश आता है। और 2020-21 में 82 बिलियन डॉलर की समथिंग आया है, जो कि 10% आई है 2019-20 से, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड रिलीज करता है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।